हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल ऑन एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, इस चैनल पर हमने आपको बताया था कि इस पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इस पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो दोस्तों, पहला सेट हमारा कंप्लीट हो चुका था, हम दूसरा सेट लेकर के आए हैं, लेकिन इसमें हमने पूरा फोकस किया है एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। इसमें हमने साइंस के क्वेश्चन को ही रखा है, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न को ही रखा है, और हमने करंट के लिए एक अलग सेट तैयार किया है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार, विकल्प है ये है कि पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान होता है, दूसरा है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तीसरा है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, चौथा है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसमें दोस्तों आपका जो विकल्प है वो आपका विकल्प है बी, यानी कि आपका विकल्प है बी, यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है, यानी कि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, विकल्प यह है कि सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, बी है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, तीसरा है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, डी है वर्ष भर एक समान रहता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका, इसका आंसर है आपका बी, माने सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। आपका आंसर है बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल का क्या असर रहेगा, यानी कि पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, पहले की अपेक्षा आधा होगा, या पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। तो इसमें आपका जो विकल्प है, आपका इसमें जो विकल्प सही है वो है आपका डी, यानी कि आपका विकल्प ये डी सही है, आपका विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो इसमें पहला विकल्प है केपलर, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा आपका है न्यूटन, चौथा आपका है कॉपरनिकस। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही विकल्प है वो है सी, यानी कि आपका विकल्प सी सही है, यानी कि न्यूटन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नहीं दोस्तों, इसमें आपका जो विकल्प है वो है आपका विकल्प है सी, इसको हमने बताया। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब आपका होगा 5वां प्रश्न। तो इसमें जो है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, इसमें आपका प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो इसमें पहला विकल्प है वोल्ट, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वाट, चौथा है कूलम्ब। तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो विद्युत आवेश का जो मात्रक है आपका वो है सही डी, यानी कूलम्ब। लेकिन आपको हम बता दें कि इसमें जो है आपका वोल्ट का जो है ये किसका मात्रक है, ये आपका जो है ये है विभव व विभवांतर का मात्रक, विभव विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। और इसी तरीके से और भी अगर एम्पियर देखेंगे तो एम्पियर जो है वो है ये जो है आपका विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। और उसी तरीके से अगर देखेंगे वाट, तो वाट जो है ये आपका शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको सब याद रखिए, एक विकल्प की सिवा सबका जानिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। आपका 6वां क्वेश्चन है जल से भरे गिलास के नीचे दबी कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना मतलब क्या कहलाएगी,
यानी कि जल से भरे गिलास के नीचे कागज़ अगर दबी हो और शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही, उसे गिराए बिना ही अगर खींच लिया जाए तो यह परिघटना क्या कही जाती है? विकल्प है कागज़ व गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाती है, न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाती है, सी है जड़त्व के गुण को दर्शाती है, डी है त्वरण को दर्शाती है। तो आपने प्रश्न को देखा, उसके बाद आपका इसका आंसर जो है छठे का जड़त्व के नियम को दर्शाती है, आपका विकल्प है सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न आपका है एक गेंद को किसी ऊंचाई से नीचे छोड़ने पर 5 सेकंड पश्चात गेंद के वेग की गणना कीजिए। तो आपका ये जो प्रश्न है यह एक गेंद को किसी ऊंचाई से नीचे छोड़ने पर 5 सेकंड पश्चात गेंद के वेग की गणना कीजिए। उसका गुरुत्वीय त्वरण दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसका जो गति का समीकरण होता है इसका u प्लस यू इजकल टू, ठीक है नहीं, v इजकल टू यू प्लस ए टी। इसका जो समीकरण है ये होता है v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो इसी पर आपको रखना है। तो आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है ये जो u है आपका है परिणामी वेग, ठीक है। आपका u जो है आपका यहाँ u जो है आपका परिणामी वेग है, u हो गया आपका परिणामी वेग जो कि आपका दिया हुआ है 0, ठीक है। और उसके बाद आपका त्वरण दिया है, ठीक है, जो कि आपका दिया है 9.8, जो आपका a जो है त्वरण है और वो दिया है 9.8। तो इसको सीधे सीधे हम फार्मूले पर रख लेते हैं, जैसे v इजकल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें आपका होगा v इजकल टू परिणामी वेग 0 दिया हुआ है तो होगा ये प्लस, और ये 9.8 दिया हुआ है और समय आपका दिया हुआ 5 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ आप 5 इसको आप 5 रख लीजिए। तो इसको आप फिर से देखिए इधर, तो आपने इसको रख लिया, यू हो गया आपका 0, फिर प्लस हो गया 9.8 गुणे 5। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 49 मीटर प्रति सेकेंड, 49 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर आएगा। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा ये वाला पहला विकल्प। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में विकल्प है विद्युत ऊर्जा संग्रहित होता है, दाब ऊर्जा संग्रहित होता है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होता है, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होता है। तो इसमें आपका विकल्प सही है डी, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होता है। जब घड़ी की सुई में चाबी भरते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होता है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न हमारा है अब। 9वां प्रश्न, किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो होगा दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगी। तो इसका आपका विकल्प है 4 गुना हो जाएगी। आपका विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह विकल्प है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है, जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब या उठ जाता है। तो इसमें आपका आंसर होगा ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जो समुद्र का जो जल होता है वो होता है भारी होता है, खारा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा भारी होता है नदी के जल की अपेक्षा। इसीलिए जब कोई जहाज उसमें जलयान उसमें उतरता है तो थोड़ा सा वो ऊपर उठ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। इसमें आपका विकल्प है सी यानी जॉन डाल्टन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका विकल्प है ये, यानी कि नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका विकल्प है बी, यानी सी, मतलब बी यानी कि 3। ठीक है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 होती है। अब आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो आपको ये बताना है कि एक परमाणु में अगर 9 इलेक्ट्रॉन हो, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो इसका आपका जो उत्तर है, आपका उत्तर है ये है डी, यानी कि 19 होगी। इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो पहला है ऑक्सीकरण, दूसरा है अवकरण, तीसरा है उत्प्रेरण, चौथा है अभिप्रेरण। तो आपका जो इसमें विकल्प है, आपका इसमें से विकल्प जो सही है वो है ये, यानी कि ऑक्सीकरण। और वहीं इसको ग्रहण करने की, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहा जाता है। तो आगे देखें 16वां प्रश्न, अम्लीय विलयन के पीएच का मान होता है सदा ही। तो इसमें होता है, पहला विकल्प है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आप ये जानिए कि इसमें जो आपका आंसर है, आपका आंसर आपका है इसमें 7 से कम, यानी आंसर ए आपका इसमें सही है। तो आप ये जानिए कि जो पीएच का मान कैसे देखा जाता है। तो अगर पीएच का किसी का मान 7 है तो उसको न्यूट्रल पॉइंट मानते हैं। अगर 7 से कम है किसी भी चीज़ का पीएच का मान, तो वो आपका अम्लीय होगा। और 7 से ऊपर होता है, जैसे ये 7 आपका मान लीजिए बेस हो गया, ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब 7 से कम हो गया, जैसे मान लीजिए कि 6.6 या 5.6 या कुछ भी 4.4, मतलब 7 से नीचे जितना है वो आपके अम्लीय माने जाते हैं। और वहीं अगर 7 से ऊपर अगर हैं, जैसे मान लीजिए 7.1 हो गया, 7.2 हो गया या 8.4 हो गया, कुछ भी इस तरीके से जो 7 से ऊपर हो वो आपका क्षारीय विलयन कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूध के पीएच का मान होता है, दूध के पीएच का मान होता है कितना? विकल्प ये है 6.1, दूसरा विकल्प है 7.4, तीसरा है 8, चौथा है 6.6। तो इसमें आपका आंसर सही है, दूध के पीएच का मान होता है 6.6, यानी डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पहला विकल्प अम्ल, दूसरा है क्षार, तीसरा है लवण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका सही है बी, यानी कि क्षार। ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। तो इसमें जो है आपका आंसर जो है सी है, इसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। दोनों के मिश्रण को, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है कि भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। इसमें किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, यानी ब्राउन कोल। जैसे इसमें है विकल्प आपका ये है पीट, बी है लिग्नाइट, सी है बिटुमिनस, डी है एंथ्रासाइट। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, आपका विकल्प सही है बी, यानी लिग्नाइट को ही भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम आपके लिए 20-20 प्रश्नों का सेट लेकर के आते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके बाद इसको शेयर भी करते रहें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।